नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क पे एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। बंगाल में सिर्फ सरकार नहीं बदली है, बल्कि सिस्टम बदलने की शुरुआत हो गई है। शुभेंदु अधिकारी वो कर रहे हैं, जो किसी ज़माने में किसी को नामुमकिन दिखाई देता था। शुभेंदु का हंटर अब उन अफसरों पर चल रहा है, जो कल तक सत्ता के संरक्षण में मनमानी कर रहे थे। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी सभी की फाइलें खुल चुकी हैं, एफआईआर हो रही है। एक-एक करके अफसरों का हिसाब हो रहा है। बंगाल में इस महासफाई अभियान को कैसे देखा जा रहा है, इस पे बात करते हैं और ये भी समझते हैं कि धुरंधर का असली प्लान क्या है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं प्रारब्ध से अवनीश पीएन शर्मा जी। अवनीश जी नमस्कार, बहुत स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार, सभी दर्शकों को भी प्रणाम जी। अवनीश जी, बंगाल से जो खबरें आ रही हैं बहुत ही चौंकाने वाली हैं। पूरा ढांचा शुभेंदु अधिकारी बदलने की ठान चुके हैं। आपका क्या कहना है? ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी सभी की फाइलें खुल चुकी हैं, एफआईआर हो रही है, कैसे देखते हैं? बिल्कुल, देश के 2014 से विनम्र प्रधानमंत्री जो कि अपनी वाणी से बहुत विनम्र हैं। उनका एक स्लोगन था और है भी, शेष भारत में वो चल रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तमाम चीजें। वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में जब वो उतरे तो ये स्लोगन तो बदल गया था ना। खुद प्रधानमंत्री ने ये स्लोगन बदला था और क्या जोड़ा था जी इसमें, सबका हिसाब। जी तो केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का कह लीजिए, इस देश के प्रधानमंत्री कह लीजिए, जो डबल इंजन सरकार के संवैधानिक मुखिया हैं, जो कि कॉन्सेप्ट भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। डबल इंजन का मतलब केंद्र और राज्य की सरकारें। तो सबका हिसाब हो रहा है। अगर नहीं होता तब आश्चर्य होना चाहिए था, और तब हमें इस बात की चर्चा करनी चाहिए थी कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने केवल चुनावी ये सारा स्लोगन रखा था, सबका हिसाब सबका। तो प्रधानमंत्री, अब चलिए जरा एक और सज्जन की बात कर लेते हैं, गृह मंत्री की। क्या कहा था उन्होंने? उल्टा लटका दूंगा। तो हमें आश्चर्य तब होना चाहिए था जब उल्टा नहीं लटकाया जाता, है ना। आश्चर्य तो तब होना जी चाहिए। अब एक और सज्जन की बात कर लेंगे, जो आज मुख्यमंत्री हैं, शुभेंदु अधिकारी। और तब मुख्यमंत्री नहीं थे, ना ही सीएम फेस थे घोषित रूप से। लेकिन चुनाव बंगाल भारतीय जनता पार्टी उनके नेतृत्व में लड़ रही थी। उनकी एक लाइन क्या थी? सुबह टांगूंगा और शाम तक न्याय कर दूंगा। अगर ये नहीं होता तो अब आश्चर्य होना चाहिए। तो आश्चर्य की समाप्ति करिए। बंगाल के मतदाताओं ने अपने लिए जो सरकार जिस अपेक्षा के साथ चुनी, इतना प्रचंड बहुमत दिया, जो कि वो हमेशा करती है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इतना प्रचंड बहुमत, मैं चुनाव रिजल्ट से पहले कहता था कि कोई क्लोज फाइट वाइट नहीं होने वाली है। और ऐसा नहीं था कि आईपैक का कोई ज्योतिषी मेरी जेब में बैठा हुआ था, या हर सीट से मुझे आरएसएस वाली चिट्ठियां लिख के बताते थे एसएमएस करके कि ऐसा है, प्रचंड बहुमत आ रहा है। नहीं, मैं बंगाली मतदाता के ऐतिहासिक आदत के आधार पर यह कहता था। क्योंकि आदत क्या है? 25 साल सत्ता में रखा बंगाली मतदाताओं ने कांग्रेस को, और जब हटाया तो सुपड़ा साफ। 2 से 2.5 साल उसी 70s के दौर में जब ज्योति बसु डिप्टी सीएम बने, तो एक विकल्प नहीं तैयार हो पाया था, इसलिए 2-2.5 साल मिली जुली सरकार फिर नहीं चली, चली, ऐसा हुआ वैसा हुआ। लेकिन उसके बाद जब लेफ्ट एक विकल्प लेके आई, तो फिर 34 साल उसकी सरकार बरकरार रखा मतदाताओं ने। 2011 में ममता बनर्जी आ गई कि नहीं साहब, हम हैं विकल्प, तो उन्हें चुना। सबसे कम पीरियड दिया, लेकिन वह भी पीरियड 15 साल का था, 3 बार दिया। तो पहला तो ये जान लीजिए, बंगाली मतदाता जो है वो 5 साल के लिए राजस्थान और हिमाचल की तरह रोटियां नहीं पलटता। उसने अभी दिया है 5 साल का, तो ये कब तक चलेगा? 15 साल तो ममता का सबसे शॉर्टेस्ट है और अधिकतम है 34 साल। तो बंगाल एक अस्थाई समाधान को काफी दिनों तक लेके चलता है। तो इसलिए शुभेंदु अधिकारी
जल्दी में भी नहीं है। क्यों? क्योंकि बंगाल का उनका मतदाता और बंगाल का समाज कभी जल्दी में राजनीतिक रूप से रहा ही नहीं है। उसने लंबे लंबे टेस्ट मैच खेले हैं, T20 नहीं खेलता वो, पहली चीज। अब आप देखिए ये सब संभव कैसे हो पा रहा है, इसके रूट पे जाना पड़ेगा। जी कोई कहता है कि हमने 2 दर्जन बुलडोजर ऑर्डर कर दिए हैं, बुलडोजर चलते हुए हम देख रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, जिन छोटी छोटी बातों के लिए तुरंत कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेके आ जाते थे, बंगाल में ये तुरंत गति से योगी मॉडल या हेमंता मॉडल, जिसको कि खुद शुभेंदु ने चुनाव से पहले कहा था, मतलब चुनाव के दौरान कहा था कि हम योगी मॉडल और हेमंता मॉडल, ये हो कैसे पा रहा है? तो मैं जरा सा उत्तर प्रदेश ले आता हूँ, फिर चले चलेंगे बंगाल। जी जरूर। आप याद कीजिए, जिस समय उत्तर प्रदेश में योगी के बुलडोजर मॉडल को तमाम मुस्लिम संस्थाएं, कुछ इंडिविजुअल्स, कपिल सिब्बल और तमाम ये छोटे बड़े जितने इकोसिस्टम के लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट में जब चैलेंज किया था, तो सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आया था। और मैं तो सालों से एक बात कहता हूं, 2017 के बाद से ही जब बुलडोजर चलता था, तो मैं कहता था कि भाई अगर ये गलत तरीके से चल रहा है तो कोर्ट स्टे क्यों नहीं दे रही? स्टे नहीं देती थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी अवैध पर बुलडोजर की कोई कार्रवाई नहीं रुकनी चाहिए। और मैं आज याद दिला रहा हूं लोगों को, पहले भी मैंने कहा, जिस समय सुप्रीम कोर्ट ने 7 पन्ने की गाइडलाइन बनाई थी बुलडोजर की कार्रवाई के लिए, वो क्या केवल उत्तर प्रदेश के लिए था? मैं कहता था कि श्रेय दीजिए इस बात का योगी आदित्यनाथ की सरकार को कि उन्होंने पूरे देश में बुलडोजर चलने का रास्ता खोल दिया। अब कोई भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मुख्यमंत्री तो छोड़ दीजिए, केरल का भी, तमिलनाडु का भी कोई एक सिंपल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अगर चाहे तो किसी भी अवैध के खिलाफ 7 पेज की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करे और बुलडोजर चलाएगा सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, कोई दिक्कत नहीं। बंगाल में इसीलिए तुरंत गति से बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। किसी का अवैध बचेगा नहीं और वैध पर बुलडोजर चलता नहीं है। अब इतनी बड़ी संख्या में अगर बुलडोजर का एक्शन हो रहे हैं, अभी तो शुरुआत हुई है, तो इसका मतलब है कि आप कल्पना कीजिए कि बंगाल में कितनी अवैधता है। 1800 अवैध टोल बूथ, तो ये अवैधता है। अब एक चीज और मैं बताऊं आपको, देखिए एक लंबे समय तक जब सत्ता रह जाती है तो जो सिस्टम होता है उसका भी एक तरीके से कंडीशनिंग हो जाती है उसी सत्ता के अकॉर्डिंग सोचने। और इसका 2014 तक इस देश में जो ब्यूरोक्रेसी थी उसकी भी मानसिकता, उसका भी कांग्रेसीकरण हो चुका था पूरे देश में। और ये बड़ा स्वाभाविक है, मैं आपको बता रहा हूं, बड़ा स्वाभाविक है। इसमें ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत अजीब सी चीज है। बंगाल में ये 2 तरीके से हुआ। ये जो बंगाल में आप चुनावी हिंसा देखती हैं, भाजपा, मैंने लगातार अपने यहाँ भी कहा, आपसे अगर बात हुई हो तो आपके यहाँ भी क्या याद नहीं आ रहा, मैंने कहा सरकार किसी की भी आए, अगर बीजेपी भी सत्ता में आती है हिंसा तब भी होगी। कितनी होगी, बस इस पर ध्यान रखना है। कारण क्या? एक तरफ तंत्र का जो कंडीशनिंग हुई, तो 34 साल में लेफ्ट के हिसाब से कंडीशनिंग हुई, वहां की पुलिस का, वहां के प्रशासन का, वहां के तमाम पॉलिटिकल जो एक्टिविस्ट थे उनका, सबका, इनका एक तो वामपंथीकरण हुआ। अब चूंकि ममता आई तो ममता प्रो मैक्स निकली लेफ्ट की, तो वो जो सिस्टम का करण था वो और ज्यादा हुआ और बढ़ के हुआ। लेकिन इसी के साथ साथ एक बड़ी आश्चर्यजनक और बड़ी मजेदार चीज बंगाल में हुई, बंगाल के समाज, केवल सत्ता से जुड़े रहने वाले सिस्टम का ही नहीं वो एक कंडीशनिंग हुई, बल्कि आम जनमानस की भी कंडीशनिंग हो गई। 34 साल की सत्ता में लेफ्ट ने एक अच्छे खासे स्तर का वामपंथीकरण कर दिया बंगाल के पूरे समाज का। ममता ने उसको कैरी ऑन किया। अब इसके उदाहरण देता हूं कैसे। बंगाल धीरे धीरे इन पिछले 50-52 सालों में अपने उस वामपंथीकरण कंडीशनिंग की वजह से उसे ऐसा नेता पसंद आता जो सड़क पर उतरे, जो दिल्ली से लड़ता रहे,
जो कहे कि हम बंगाल में किसी को घुसने नहीं देंगे, ये सब किसके कैरेक्टर हैं? ये सब लेफ्ट के कैरेक्टर हैं। वहां से एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है और ये कोई नई बात नहीं है बंगाल के लिए। वो रूट्स थे, वो डीएनए मौजूद था। याद कीजिए, सनातन और हिंदुत्व का पुनर्जागरण कहां से हुआ? बंगाल की धरती से हुआ। मैं आइकॉन्स नहीं गिनाऊंगा, कितने आइकॉन्स हैं, उन्होंने क्या क्या किया। सब कुछ हिंदू का जो एक हिंदुत्व का जो एक नव जागरण काल था, वो पूरा पूरा बंगाल, उसको बंगाल को श्रेय आपको देना पड़ेगा। तमाम विभूतियों को आप देख लीजिए, बंकिम बाबू से लेके सीधे चले आइए श्यामा प्रसाद मुखर्जी तक, एक लंबी फेहरिस्त है। दीपक जनसंघ का वहीं जलाना, लेकिन उसके बाद जब वामपंथ आया तो लाल बूटो ने उस डीएनए को बिल्कुल नीचे दबा दिया। उसने केवल अपना प्रस्फुटन किया है एक बार फिर। क्यों किया है अचानक 52 साल 50 साल के बाद? उसकी वजह यह है कि जब आप अतिरेक कर देंगे, जब जिस बंगाली प्राइड की बात ममता बनर्जी लगातार करती थी, जब वही खतरे में आ जाए, जब डेमोग्राफी खतरे में आ जाए, जब बंगाली संस्कृति खतरे में आ जाए, और जिसको आप बचाने की स्वांग भरती थी, तो फिर उसने कहा ना, ये तो फ्रॉडिज्म है। और यहां पर बीजेपी ने चुनाव लड़ने के दौरान स्मार्टली जो बंगाली प्राइड था उसको जोड़ दिया। किससे? ये बजबजाती नालियां बंगाली प्राइड पर कलंक है। ये बिगड़ता हुआ जो डेमोग्राफी है, ये बंगाली प्राइड पर कलंक है। दरअसल ये बेरोजगारी कलंक है, ये तुष्टीकरण कलंक है, ये हिंदुओं के मंदिर बंद रहना, ये जय श्री राम बोलने पर पाबंदी और भड़क जाना, ये बंगाली प्राइड पर कलंक है। ऐसे नहीं ममता बनर्जी मछली पर उतर आई थी, उन्होंने कहा ना 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 साहब, ये बंगाली प्राइड है। ये कारण था कि बदलाव हुआ। अब अपेक्षा लंबी है। अब एक चीज मैं बताऊं आपको, ये बड़ा जरूरी है, उसके बाद आप प्रश्न पूछेंगे तो आगे बढ़ेंगे। जी। बंगाल के बाहर बैठे हुए हम सारे जितने लोग हैं ना, हम लोग कहेंगे कि आपने कैसे इतना ठिका उठा लिया बंगाल का। देखिए साहब, असम में मैं लंबे समय तक रहा हूं और बंगाल मेरा बहुत आना जाना। असम और बंगाल, बंगाल के बाहर बैठ के अगर आप बंगाल को समझने का, मैं पहले भी कहता था अब भी कह रहा हूं, तो बड़ी मुश्किल हो। बंगाल एक लंबे समय के लिए अपने समाधान को समय देता है, विकल्प को समय देता है। मतदाता जल्दी में नहीं रहता है कि 5 साल में उब जाए और दूसरे को चुन ले। बंगाल प्रैक्टिकली 1970 में खड़ा है आज, हर लिहाज से। विकास के लिहाज से 1970 में है, तमाम और चीजों के लिहाज से वो 1970 में खड़ा है आज भी। इसलिए काम बहुत बड़ा है। सिस्टम का एक कंडीशनिंग हो चुकी है, वो सामने खड़ा है। यही वजह है कि आपको और भी अभी सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों की गिरफ्तारियां, बर्खास्तगी देखने को मिलेंगी बंगाल में। लेकिन यह काम लाहे लाहे होगा, जी। ये काम धीरे धीरे होगा। बंगाल के समाज की भी अपेक्षा यही है। और शिवेंदु जानते हैं उनके पास सिर्फ 5 साल नहीं है, 15 हैं, 20 हैं, 25 हैं, 30 हैं, 35 हैं, राम जाने। तो इसलिए बंगाल के बाहर वाले, कम से कम हम सब लोग बहुत ज्यादा हदलाए नहीं। हम लोगों को ये होता ना, अरे सरकार आ गई, 10 साल से सरकार है, क्या कर दिया, ऐसे कैसे, अब तक तो ये हो जाना चाहिए था, वो हो जाना चाहिए था। नहीं, बंगाल में लिस्ट बहुत है। और मैं बार बार कह रहा हूं, चुनाव के दौरान मैंने कहता लगातार कहा कि बंगाल केवल एक राज्य का विधानसभा चुनाव नहीं है, कतई नहीं। बीइंग ए बॉर्डर स्टेट, और ऐसा बॉर्डर स्टेट, लोग बड़ी चिंता जता के, मैं सम्मान करता हूं सबकी भावना का, लोग चिंता जताते थे कि अरे अब बंगाल को नहीं बचाया तो बंगाल जम्मू कश्मीर बन जाएगा। अरे साहब, हद करते हैं। बंगाल जम्मू कश्मीर था कब? जम्मू कश्मीर नहीं था। आप मुझे जरा बताइए, 47 में पार्टीशन हुआ, दो तरफ से पार्टीशन हुआ ना। उधर वाले जम्मू कश्मीर का पार्टीशन हुआ तो मेनलैंड पाकिस्तान आज भी है, और इधर असम और बंगाल, इसका पार्टीशन हुआ तो ईस्ट पाकिस्तान, जिसको हमको 70s में जो है वो बांग्लादेश का रैपर में लपेट के दे दिया। कांग्रेस ने कहा कि ये बड़े अच्छे लोग हैं। अरे खाक अच्छे लोग हैं, वो ईस्ट पाकिस्तान ही है भाई। तो बंगाल या असम जम्मू कश्मीर से अलग कब था?
वो तो 47 से ही था। तो इसलिए वहां पर इंटरनेशनल चीजें भी हैं, जैसे पहले कैबिनेट में के 5 डिसीजन आप देख लीजिए, बिल्कुल प्रायोरिटी से। बाड़बंदी, फेंसिंग, इसको परमिशन दिया। उसके बाद क्या किया, जितनी महिलाएं हैं 1356 फाइलें हैं जो कि जीडी में दर्ज हैं, उन सबको रीओपन करने का दिया। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले आप देख लीजिए, सड़क पर नमाज नहीं करने देंगे। अब साहब इतने 52 साल की दामाद पना है तो वो तो धीरे धीरे जाएगा ना। बिल्कुल। योगी जी 2017 से कर रहे हैं ना टाइट, तब ना धीरे धीरे रंगत उतरी है। तो बंगाल के लिए आप, बंगाल का मतदाता जिस अपेक्षा के साथ सरकार लाया है, उसी अपेक्षा के साथ शुभेंदु अधिकारी और भाजपा की सरकार वहां काम कर रही है। और गति, ये कोई तेजी की उम्मीद नहीं है बंगाल के खुद के मतदाताओं की, इसलिए हमें अपेक्षा करनी चाहिए कि ये संख्याएं और बढ़ेंगी धीरे धीरे, और गिरफ्तारियां होंगी और कार्रवाई होंगी। जी। शुभेंदु अधिकारी ने आते ही अफसरों पर एक्शन शुरू किया है, राइट? और ये संदेश है कि अब बंगाल में सिंडिकेट राज और अफसरशाही का जो गठजोड़ है वो खत्म करेंगे वो। लेकिन हम बात जब करते हैं उत्तर प्रदेश की, हम जब बात करते हैं योगी मॉडल की, तो उत्तर प्रदेश में तो अतीक भी थे, उनका हश्र सबने देखा। और बंगाल में जहांगीर है और कई सारे अतीक है वहां, उनके लिए भी उनके पास कुछ प्लानिंग होगी ना। सिर्फ इतना ही नहीं है बंगाल में, मैंने कहा ना आपको, बंगाल की समस्या यूपी उसके सामने बहुत हल्का लगेगा, जो समस्याएं हैं बंगाल में। जी आप कह रही हैं अतीक हैं, अरे हजारों अतीक तो हैं ही हैं, बाकायदे ल्यारी है। जी ये जहां 21 तारीख को चुनाव हो रहा है जहांगीर के इलाके में, वो ल्यारी है। और ऐसे ऐसे कई ल्यारी हैं। मैं आपको अपनी घटना बता रहा हूं, इसी चुनाव को कवर करने हम और पुंडीर, धीरेन्द्र पुंडीर जी साथ में घूम रहे थे। जी जी उस इलाके में हम लोगों ने जाने का प्रयास किया। हम लोग विधाननगर से निकले थे और विधाननगर से कवर किया, जो जहां से वो मंत्री जी थे जो जेल में ईडी ले जा चुकी है उनको अपने पास। हम्म। उसके बाद हम लोगों ने चलते 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 ये हुआ कि चलो थोड़ा सा इधर चलें। आपको पता है, जो हमारा लोकल रिसोर्स था उसने मना कर दिया खुद जाने से, कहा आप लोग जा सकते हो जाओ, कैमरा इधर छोड़ो, कैमरामैन को साथ में लेके मत जाना। मैं आपको अभी देखिए कार्रवाई के क्या स्तर होते हैं, जैसे बुलडोजर या इस तरह का इलीगल प्रॉपर्टीज को या इंक्रोचमेंट को गिराने का वो गाइडलाइन है। तो गाइडलाइन क्या कहती है, कहती है कि अगर किसी पब्लिक प्लेस पे कोई पार्क, कोई फुटपाथ, कोई सड़क, कोई इस तरह की चीज है, उस पर अगर इंक्रोचमेंट है तो बस खाली बता दो, एक नोटिस दो, और उसके बाद कोई नोटिस पीरियड तय नहीं किया है। इसीलिए सुबह नोटिस दी जा रही है और शाम को बुलडोजर पहुंच जा रहा है। एक तो ये स्टेज होता है। दूसरा क्या होता है, जिसमें सीधे किसी सरकारी जमीन पर कब्जा करके और पक्की इमारत बना ली गई है, वो इंक्रोचमेंट नहीं है, वो अवैध बिल्डिंग है। उसका पेपर जिसके पास है, मान लीजिए पीडब्ल्यूडी की जमीन पर या नगर निगम की जमीन पर या किसी और जमीन पर बना लिया, तो मालिकाना हक तो उनके पास है, वो पेपर उनके पास है। अवैध के पास कोई पेपर होगा नहीं। जब नहीं है तो गाइडलाइन कहती है कि इमीडिएट वो हो जाता है। अब उसके बाद एक दूसरे स्तर की कार्रवाई कैसे शुरू होती है, जिसमें मिट्टी में मिलाना भी आता है। मैं आ रहा हूं वहीं पर। अब दूसरे स्तर की कैसे होती है, जैसे मान लीजिए किसी ने अपराध किया या उसका आपराधिक चरित्र है, वो उस पुराने अपराध में 2021 में, बंगाल का ही उदाहरण देता हूं, मान लीजिए 2021 में जो पोस्ट पोल वायलेंस हुआ, उसके जितने आरोपी हैं, जैसे अभी उम्र कैद की सजा हुई है ना आरोपियों को एक मामले में, वही 2021 का ही है। अब मान लीजिए आरोपी को सजा हो गई, आरोपित हो गया, सजा भले ना हुई, चलिए आरोपित हो गया। अब जब आरोपित है और जेल में है, यानी कि उसके ऊपर अपराध करने का मामला बनता है। तब उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है कि अच्छा, ये एक्स के पास घर भी तो होगा, उस आरोपी के पास मकान होगा, है कुछ और चीजें होंगी,
तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है कि जरा इस आपराधिक चरित्र के व्यक्ति जो कि इसमें गिरफ्तार है, जरा इसके मकान को देखो, इंक्रोस्ड तो नहीं है, अवैध तो नहीं है। अच्छा, प्रशासन चाह ले तो उसके पास कितने रास्ते होते हैं, मैं भेद खोल रहा हूं जिस तरीके से यूपी में चलता है काम। मैं कहता हूं, मान लीजिए रेवेन्यू वालों ने कहा कि नहीं साहब, इसका तो घर इसकी रजिस्ट्री वाली जमीन पे है, इंक्रोचमेंट भी इसने कुछ नहीं कर रखा है साहब, अब क्या करें? बोलो कोई बात नहीं, जो मकान का नक्शा इसने जमा किया है, देखो इसका मकान उसके अकॉर्डिंग बना है क्या, और 99.99% क्या 200% लोगों के घर जो हैं वो अकॉर्डिंग टू अप्रूव्ड जो मानचित्र होता है, जो कि वहां की बॉडी में जमा होता है, लोकल बॉडी में, उसके अकॉर्डिंग बना नहीं होता, तो बुलडोजर हाजिर है। ये दूसरे स्तर की कार्रवाई होती है। तीसरे स्तर की कार्रवाई क्या होती है? किए गए अपराध के आरोपी को जब सजा हो जाएगी तो सजा के बाद जो उसने कृत्य किया है, जैसे आमदनी से अधिक की संपत्ति, ये सारी कुर्की, जब्ती, ये तमाम चीजें हैं जो कि एक लंबा सिलसिला है और वो क्रमवार होता है। अब इसी क्रमवार सिलसिले में अगर किसी ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी तो क्योंकि अपराधी तो बाज नहीं आएगा ना, उसको तो 50 साल की आदत है ना। आपने एक वीडियो देखा होगा, एक गोल टोपी वाले साहब थे, क्योंकि बंगाल में ट्रैफिक पुलिस को यह आदेश था कि भैया गोल टोपी का मतलब है हेलमेट का अब्बा है, उसको हेलमेट नहीं लगाना होता। उस गोल टोपी वाले सर की हिफाजत तो खुदा करता है ना। मौलाना साहब, उनको हजरत को रोका गया, वृद्ध हजरत है, गोल टोपी लगाए और 1500 रुपए का चालान काट दिया, या अल्लाह चिल्ला रहे थे। तो ये आदत धीरे धीरे जाएगी, ये आदत धीरे धीरे जाएगी और धीरे धीरे होगा। इसलिए कह रहा हूं, बंगाल में काम की लिस्ट लंबी है, बंगाल लंबा समय देता है, बंगाल ने लंबा समय दिया है, शुभेंदु अधिकारी और उनकी सरकार धीरे धीरे काम करेगी, काम करती जाएगी। अगर इस सारे काम में कोई अपराधी चरित्र का व्यक्ति अगर कहीं पुलिस पार्टी पर हमला कर दे, किसी नगर निगम वाले पर हमला कर दे, कहीं कुछ कर दे, या जब अपराधियों का पूरा सिंडिकेट टूटता है तो गैंगवार भी होती है। अतीक के साथ उसके भाई के साथ गैंगवार थी ना, उसमें कोई मुठभेड़ वगैरह थोड़ी न थी। तो जब सिंडिकेट टूटता है, जो जमा पैसे हैं वो उनके बंटवारे में गैंगवार बहुत होती है। तो ऐसा भी संभावना है कि आपको तमाम, अभी मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत सारी गैंगवारी देखने को मिलेगी, हालांकि वो दुखद होगी। किसी भी समाज में अगर गैंगवार हो रही है तो दुखद होगी। तो जब सिंडिकेट टूटेगा तो जो संपत्तियां हैं, जो पैसे रुपए हैं, उनके बंटवारे, उनके मालिकाना हक को अलग अलग बचाने में, इन तमाम चीजों में आपस में गैंगवारी भी होगी, उसमें भी बहुत सारी चीजें आपको मिट्टी में मिलते हुए दिखाई देंगी। उसके अलावा चूंकि इनका आपराधिक चरित्र है तो ये हरकतें अपराध का करेंगे, तो उसमें भी पुलिसिया कार्रवाई आपको देखने को मिलेगी। राजनैतिक जो अपराध हैं उसमें कार्रवाइयां आपको देखने को मिलेगी। तो ये सारी तरीकों का, अभी मादक पदार्थ हैं, अभी गौ तस्करी है, ऐसी तमाम चीजें हैं जिसमें जब लॉ एंड ऑर्डर अपना काम करने लगता है तो लॉ एंड ऑर्डर के पास केवल एक लिस्ट नहीं होती, उसके दायरे में हर तरह का अपराध आता है। और जब हर तरह का अपराध आता है तो हर तरह के अपराध में कार्रवाइयां होंगी, वो चाहे कोई जमीन मिट्टी में मिले, चाहे कोई अपराधी मिट्टी में मिले। चलते चलते एक छोटी सी टिप्पणी चाहूंगी अवनीश जी। फाइलें खुल रही है तो देखिए, अभी वो बेटी का भी केस खुल चुका है, आरजीकर वाली बेटी का। इधर अभिषेक बनर्जी पर एफआईआर हो रही है। तो जो सीन दिखाई दे रहा है एंड जो पास्ट हम देखते हैं, ममता को तो अदालत खेलने का बहुत शौक है। क्या इन पर एक्चुअल में एक्शन होता हुआ हम देखेंगे? आप देखना शुरू कर चुके हैं। 9 तारीख से आज स्पीच और अभिषेक बनर्जी पर मुकदमा हो चुका है, एफआईआर दर्ज हो गई। और किसने किया है? किसी पक्षकार ने नहीं किया है। कलकत्ता पुलिस ने स्वतः संज्ञान, और पार्टी उसमें एफआईआर में कौन है? कलकत्ता पुलिस। तो ये किसी व्यक्ति की गई कार्रवाई नहीं है, ये सिस्टम की गई कार्रवाई है, प्रशासन की गई कार्रवाई है। अभी जहांगीर शेख के एक बहुत क्लोज को अरेस्ट हुआ है, अभी कल हुआ है अरेस्ट। तो कार्रवाइयां तो चल रही हैं और ममता बनर्जी ने इसीलिए कोर्ट में जाना शुरू कर दिया है। हालांकि वो फ्रॉड है, उन्होंने लीगल फ्रॉड किया है, क्योंकि आपको बता दूं, नियम यह है
कि भले कोई लॉ ग्रेजुएट हो और उसका रजिस्ट्रेशन हो, लेकिन अगर वो सीएम जैसी कुर्सी पे बैठा है तो उसको अपना रजिस्ट्रेशन बार काउंसिल को सरेंडर करना पड़ता है। और जब वो चीफ मिनिस्टर नहीं रह जाता है, तब उसको दोबारा रजिस्ट्रेशन बहाल कराने के लिए उसी बार काउंसिल को लिखना पड़ता है। जब वो बहाल हो जाता है, रिस्टोर हो जाता है, तब जाके वो प्रैक्टिस कर सकता है। ममता बनर्जी के केस में मैंने अपने यहाँ परसों ही वीडियो बना के ये डाल दिया था कि ये लीगल अवैध कर रही हैं काम। उसके बाद तो मैंने देखा कि मार्कंडे काटजू जी से लेकर तमाम लोग और वहां के सीनियर लॉयर्स भी कह रहे हैं कि हम लोग, बार काउंसिल कह रहा है कि पिनाकी मैं कह रहा हूँ, क्या नाम है उनका, मिस्टर मिश्रा, पिनाकी मिश्रा ही है ना शायद, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं उनको और नोटिस वगैरह जारी हो गया है सर। नेशनल बार काउंसिल के प्रेसिडेंट जो भी हैं, सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के प्रेसिडेंट जो भी हैं, मिश्रा साहब, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उनका मैंने आज ही देखा कि वो इनिशिएट कर रहे हैं अपनी तरफ से कि क्या इनका रिइंस्टेट हो गया था, उसके बाद ये गई हैं। अदरवाइज इन्होंने बहुत बड़ा लीगल फ्रॉड किया है। ये जो टाई कोट टांग के ये पहुंच गई थी, तो ये भी फ्रॉड है। ममता बनर्जी को मेरी सलाह है, रजिस्ट्रेशन बहाल करवा लें। और बार काउंसिल वेस्ट बंगाल को मैं हाथ जोड़ के कहूंगा, जल्दी से जल्दी इनका रजिस्ट्रेशन आप बहाल करा दीजिए। इनके पास बहुत केसेस आएंगे, खुद इनके भाइपों के, इनके मंत्रियों के, इनके विधायकों के, इनके तमाम समर्थकों के इतने केस होंगे कि ये तो मतलब बहुत बिजी लायर हो जाएंगी। तो निश्चित इनको देखिए, सब प्रारब्ध आपको भुगतना है। और मैं अब आपको अंतिम बात कह रहा हूं, मैं श्राप इन्हें बंगाल की बहू बहन बेटियों का लगा, ये मुक्त नहीं हो सकेंगी। 1326 अभी केवल इनके मुख्यमंत्री रहते हुए जो जीडी में दर्ज हैं महिलाओं के खिलाफ अपराध, शाहजहां शेख जैसे, संदेश खाली जैसे अपराध, पार्क स्ट्रीट जहां की रेप पीड़िता के पिता को ही कटघरे में खड़ा कर दिया गया और केस दबा दिया गया, ये मुक्त नहीं हो सकेंगे कभी नहीं। बहुत बड़ी बात किया आपने। और वाकई अवनीश जी, सही कहा आपने, बंगाल अब उस बदलाव का गवाह बन रहा है जिसकी प्रतीक्षा दशकों से हो रही थी। शुभेंदु अधिकारी का ये जो सिस्टम रिबूट बंगाल की राजनीति में डेफिनेटली नया अध्याय लिख रहा है। अवनीश जी, आपने मेरे लिए समय निकाला, मेरे दर्शकों के लिए समय निकाला और तमाम विषयों पे आपने विस्तार से जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय जय श्री